हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज जो कल स्टार्ट किया गया है जो क्लास 10th मैथ चल रहा हुआ एनसीईआरटी का, जिसमें से हमने कल पहला जो हमारा लेक्चर था, पहला लेक्चर कल समाप्त हुआ था, जिसमें से कुछ बेसिक चीज़ें बताए गए थे, उस चैप्टर के बारे में कुछ बताया गया था और कुछ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था, जिसमें से उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। पहला प्रश्नावली से, कौन सा प्रश्नावली चल रहा है? प्रश्नावली चल रहा है आपका जो प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। कौन सा प्रश्नावली बच्चों? 1.1 चल रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन इसमें बता दिया गया था और तीसरा क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है। वो आप लोग ये देखिए, ये जो अब चल रहा है बुक, ये एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि किसी परेड में कोई जो है सेना का परेड कर रहा है, कोई किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की बात कर रहा है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। किसके पीछे? देखो, आर्मी बैंड के पीछे उसको मार्च कराना है, और जिसको कितने सदस्यों मानना है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड में। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो, परेड में कुल कितने सदस्य वाले सेना है? 616 वाली सेना है, जिसमें से टुकड़ियों को बांटना है तो 32 सदस्यों की टुकड़ी में बांटना है। तो कह रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभ, तो कह रहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। तो बच्चों, जो स्तंभों का जो अधिकतम संख्या होगा वो क्या होगा, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगा वो 616, क्योंकि टोटल संख्या है, और कितना सदस्य का एक टुकड़ा बनाना है? 32 का। तो हम लोग का जो 32 और 616 का जो एचसीएफ होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा बच्चों? 616 कामा कितना? 32 का मासा होगा, का क्या होगा? मासापा तो समझ रहेंगे, मासापा होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो 616 और 32 का हम लोग क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। 616 और 32 का जब मासा निकालेंगे तो हमको बता देगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो वो चीज़ चलिए निकाल लेते हैं। तो प्रयोग करना है एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, योगलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो हल हो गया। क्या लिखेंगे कि 616 और 32, 616 व 32 में किसका प्रयोग करना है? योगलेट विभाजन एल्गोरिथम। किसका? एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब बच्चों देखो, इसका प्रयोग कैसे करोगे, किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो चीज देखना हम लोगों को। प्रयोग देखो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आप इसमें से देखो कि भाज्य किसको मानेंगे। तो बच्चों आपको बताया गया था, भाज्य हम उसी को मानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है। भाजक उसको मानते हैं जो उसमें से छोटी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें क्या है? 616 है, और उससे छोटा क्या है? 32 है। तो 32 से हम लोग क्या करें? भाग देते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे रफ के लिए 616, देखो 32 है और 616 है। उसका फिर इसको जो हम लोग हल कर रहे होंगे कि कितना बार ये जाएगा, तो देखो इसको हल करेंगे तो कितना बार जाएगा बच्चों? तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। एक बार गया तो कितना हो गया? 32 हो गया। देखो कितना हो गया? 32। घटा देंगे 11 में से घटेगा कितना आएगा? 9। देखो उधार दिया तो 11 हुआ, 11 में से 2 घटा तो 9 हो गया। अब देखो यहाँ बचा कितना? 5 में से 3 घट गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया? 29। अब ये 6 को उतार देते हैं। अब देखो कई बार जाएगा? तो 9 त्रिक 27, 9 बार। कितना बार? 9 दूना 18 के 8, 9 त्रिक 27 1 28। इसको जब घटाएंगे तो 16 8 हो गया, और ये 8 में 4 घटा 0, 8 में 4 घटा मतलब इधर 0 बचे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या 32 से भाग देने पर ये विभाजित हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो प्रथम चरण जो था ये कंप्लीट हो गया। तो प्रथम चरण में हम लोग
लिखेंगे एल्गोरिथम में जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तो 616 जो होगा बराबर होगा किसके, देखो 32 गुणे कै बार गया था, 19 बार, 19 प्लस शेषफल क्या बचा 8। क्या आर का मान 0 आया, आर का मान 0 नहीं आया। पुनः या अब लिख सकते हो, अब आप लोग क्या करोगे कि आप 8 को क्या मानोगे भाजक और 32 को क्या मान लोगे भाज्य। अब 32 व 8 में देखो शॉर्टकट ले लेते हैं, योगलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखो भाजक इसको मान लिया गया, भाज्य 32 है तो कितना आ जाएगा 4, 8 चौक 32। कट गया कि नहीं कट गया, और जब कट गया तो लिख सकते हो इस प्रकार 32 हो गया भाज्य बराबर 8 हो गया भाजक, और कितना बार गया 4 बार, शेषफल क्या बचा 0, अर्थात कह सकते हो r इक्वल टू 0। अतः स्तंभों, देखिए किसका, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा बच्चों 8, कितना होगा अधिकतम संख्या 8 होगा। इस तरह से इसको लगा लेना होगा, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, स्तंभों की अधिकतम संख्या कहाँ से निकलेगा, अगर 616 और 32 का हम लोग मासापा निकाल लेते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। महत्तम समापवर्तक निकालने की देखा जाता है, अभी हम पीछे क्वेश्चन को लगा रहे थे, वो हो गया, कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। उसको क्या बताया गया था कि जो सबसे बड़ी डिजिट होती है संख्या होती है उसमें उसको मान लिया जाता है क्या भाज्य, और जो उससे छोटी संख्या होती है उसको मान लेता है भाजक। फिर भाज्य जो उसको क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं, फिर एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं, और फिर इस रूप में जो अंक लास्ट में विभाजित कर देता है, जब तक 0 तब तक हम लोग हल करते रहे, जब तक कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 नहीं हो जाता है। तो रिमाइंडर 0 जिस पे आएगा उस समय जिससे भाग दिया गया होता है वो इसका क्या होता है मासा होता है। तो इस तरह से मासा हो गया कितना 8, और अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। देखो जो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि युगलिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में। कह रहा है किस रूप में होता है, देखो यहाँ पे ऐसे रफ के लिए कर लेते हैं 3 यम या 3 यम प्लस 1, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा अगर उसका वर्ग कर दिया जाता है तो वो इसी रूप में प्राप्त होगा। ये कह रहा है इसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, देखो एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाता है तो किस रूप में होगा 3 या 3 प्लस 1। अब यहाँ पे हमको डिजिट देखना होता है क्या दिया हुआ है। अगर 3 दिया है तो वह धनात्मक जो पूर्णांक हम लोग धनात्मक संख्या मानते हैं, धनात्मक मानेंगे पूर्णांक, उसको क्या मान लेंगे हम लोग, जैसे 3 के रूप में लिख लेंगे। 3 का देखो हम लोग अगर निकालेंगे विभाजित करेंगे तो 3 और 1 ही बनेगा। अगर मान लेते कभी कभी यहाँ 9 आ जाता है तो 9 अगर रहेगा तो क्या होगा 3 त्रिका 9, तभी देखो 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब 3 का पेयर बनेगा तो हमको क्या उस समय भी हम लोग मान लेंगे क्या 3 को मान लेंगे क्या वो धनात्मक संख्या मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना देखिए माना ए व बी धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें b का मान देखो कितना दिया है 3 दिया है, b का मान कितना दिया है 3 दिया है। तब अगर इसका मान कितना दे दिया है 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में होता है। तब अगर हम लोग क्या करते हैं योगलिट विभाजन का प्रयोग करते हैं, किसका, देखो योगलिट विभाजन एल्गोरिथम का
प्रयोग करने पर। जब हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपने पढ़ा है क्या, a बराबर बी क्यू, ये पढ़ा है ना, बी क्यू प्लस आर। परंतु देखो a बराबर b का मान कितना दिया है 3, तो 3 क्यू प्लस आर। इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया, इस रूप में हो गया। अब देखो जहां पे कह सकते हैं कि जहां r का मान क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, परंतु किससे छोटा होगा, परंतु 3 से छोटा होगा। 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात संभावित मान हम लोग ले सकते हैं 0 से लेकर कहां तक, 3 तक नहीं ले जाएंगे। 3 से छोटा क्या होता है, 2 होता है, 2 तक ले जाना होगा। प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा है कि हमने क्या माना, योगी विभाज्य परिमेय के अनुसार हमारा जो धनात्मक पूर्णांक आया वो a बराबर बी क्यू प्लस आर आया। अब कह रहा है इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात इसका क्या करना है, वर्ग कर लेना है। तो प्रश्नानुसार कह रहा धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग मतलब क्या होगा, इसका वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि होगा स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होगा ना। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग मतलब एक से इसका वर्ग कर देना होगा। तो वर्ग किए तो इसको वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 3 6qr, 6qr ये तो आएगा। और जब 6qr आ गया तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। देखो ऐसे है कि एक के बार आपको वर्क करना होगा, नहीं तो आपको क्या करना होगा, एक बार r का मान 0 रख के तब वर्क करो, फिर r का मान 1 रख के तब वर्क करो, r का मान 2 रख के तब वर्क करो। तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार आप वर्क कर लीजिए फिर सभी का मान इसी में रख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम लोग को क्या करना होगा कि समीकरण नंबर 1 में पहला चरण, पहला हम लोग यहाँ से चरण निकाल लेते हैं। चरण पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 0 के लिए, r बराबर क्या रखना होगा, हम लोग को 0 रखना होगा। r बराबर 0 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो रहेगा ही बराबर 9q स्क्वायर भी रहेगा प्लस r का मान 0 हो जाएगा, 6q रहेगा, r का मान 0 हो जाएगा, ये होगा। अब देखो यहां पर देख लेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस ये सब 0 हो गए। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 9q स्क्वायर। या हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, गुणे q स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3, इतना बराबर हम लोग यम मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक यम। तो जहां पे लिखेंगे, जहां यम बराबर क्या रखा गया है, 3q स्क्वायर रखा गया है, यम बराबर क्या रखा गया है, 3q स्क्वायर रखा गया है। अब देखो 3 यम के रूप में आया कि नहीं आया, देखो 3 यम के रूप में आया कि नहीं, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब यहां पर देखिए दूसरा चरण, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, r बराबर क्या पे, अभी 0 पर 1 के लिए चेक कर लेते हैं, किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए चेक करेंगे। फिर किस में रखना होगा, पुनः समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो a स्क्वायर बराबर, देखो 1 ही है ना, 9q स्क्वायर है, 1 में रखना है किसका, r का मान कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। तो देखो 9q स्क्वायर प्लस r के स्थान पे क्या रखना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और पर यहाँ पर क्या है प्लस 6 गुणे q गुणे 1 होगा, दिख रहा है ना स्पष्ट, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा है। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर, इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन, इसमें तो कॉमन मिल नहीं रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर। ध्यान में रखिए क्यू स्क्वायर भी कॉमन मिलेगा, लेकिन क्यू स्क्वायर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में डाला है। तो क्यू स्क्वायर भी तो कॉमन मिल रहा है दोनों में, लेकिन क्यू का मतलब नहीं होता यहाँ पे, खाली हमको ये देखना है कि 3 का मल्टीप्लाई 1 नहीं है। तो 3 त्रिका 9 प्लस 3 गुना 6 प्लस 1, अर्थात a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m, और यहाँ प्लस 1 बच रहा है ना, प्लस 1 लिख लिया, जहां पर
जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते कहीं जहां नहीं दिखेगा वहां पे जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। m बराबर क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2, ये m के बराबर होगा क्योंकि 3m प्लस 1 हो गया। तो देखो ये इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया। अभी आप r का मान कितना रखेंगे 2 भी रखेंगे, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। तो इधर वाले देखेंगे ऊपर का पार्ट मिला देते हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। समीकरण नंबर 1 यही है। तो अब तीसरा नंबर क्या रखेंगे r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए समीकरण नंबर क्या में रखना है 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो 1 क्या है, यही है a²। तो यहाँ पर देखो a² बराबर 9q², तो 9q² प्लस r का मान कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6q, r का मान कितना रखना है 2 रख दिया गया। a² बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 9q² प्लस 2 गुना 4 प्लस 6 गुना 12q। ऐसा भी लिखा जा सकता है 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 1 प्लस 1 4, इसमें देखो 3 कॉमन मिल जा रहा है। जब 3 कॉमन ले लिए हम लोग तो बचा क्या 3 3 9, 3q² प्लस 3 4 12 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो a² बराबर 3, इतने को मान लो m, तो 3m प्लस 1, जहां पर m का मान क्या माना जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 माना जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां भी, और इसको जो आया हुआ था यहां पर ये, इसको मान लीजिएगा 3 मान लीजिएगा, और इसको मान लेंगे क्या 4, क्या मानेंगे 4। तो लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतना चीजें लिख लेना होगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लग रहा होगा, कहीं पे अगर आपको जल्दीबाजी में हो गया तो वीडियो को आप फिर से जो है देखते रहिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आप पेपर उठाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में मिलता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि युगली विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन, इसमें घन कह दिया है। क्या बोला है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। कह रहा 9m प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 9m प्लस कितना बोला है बच्चों 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो वही क्वेश्चन है और वही सारी चीजें हम लोग लेंगे, लेकिन इसमें घन कर देंगे। तो मान लेते हैं, माना 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, माना क्या उसमें देखो, इसमें जो माना गया था वही चीज इसमें भी मानना होगा। जो चीज इसमें हम लोग माने थे वही चीज इसमें भी मानेंगे। माना a व b धनात्मक क्या है पूर्णांक, a व b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें देखो 9 मत लीजिए, यहाँ पे 9 तो दिया हुआ है, 9 लिखिए। 9 का देखो आप निकालोगे गुणनखंड 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 होता तो क्या लोगे 3 लोगे, जिसमें मान लीजिए, माना b बराबर कितना मान लेंगे हम लोग 3 मान लेंगे। b का मान क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। तब किसका प्रयोग करना है योगलिट, किसका योगलिट विभाजन
क्रमिका या एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम में ए बराबर क्या होता है, बी क्यू होता है प्लस आर होता है, जिसमें बताया जाता है कि 0 लेस देन इक्वल देन आर लेस देन बी। परंतु हम लोग को बी का वैल्यू पता है, परंतु बी का वैल्यू अगर पता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा आर, और यहाँ पे बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब हम लोग को ये है कि 3 से कम वैल्यू हमको रखना, 0 भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा, परंतु 3 से छोटा, मतलब संभव वैल्यू हमारा क्या, संभव वैल्यू जो होगा 0, 1, 2 तक रखना होगा, ठीक है। परंतु प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इस पूर्णांक का घन कर देना है। प्रश्नानुसार क्या कहा है, इसका घन कर दीजिए, घन का मतलब घात 3 कर दीजिए, दोनों पक्षों का 3 पे घात 3 कर दीजिए, 3q प्लस आर, इसका घात कितना 3, तब क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात 3q का होल क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 हो गया सूत्र के हिसाब से, 3q प्लस ए हो गया, बी का मान आर, क्वेश्चन में ए प्लस बी, 3q प्लस आर, ये होगा। और हल कर लेते हैं तो ए क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 तो 1 27 क्यूब हो जाएगा प्लस आर क्यूब, इसका देखो अंदर गुणा भी करा देते हैं, 3 त्रिका 9, फिर इस 9 का गुणा 3 होगा, 9 त्रिक 27, देखो क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी हो तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9q आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या माना गया बच्चों, समीकरण नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। इस तरह से जैसे इसको अगर आप दो तरह, या तो इसको हल करो, या तो एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रख के उसका क्यूब करो, तो क्यों जरूरी है कि उसका क्यूब करो, आप एक हल करके उसमें मान रख दीजिए। अब क्या करेंगे, चरण लिखेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही क्या होता है चरण। चरण नंबर 1 में लिखेंगे r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो a क्यूब समीकरण नंबर क्या में, समीकरण नंबर 1 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पर यही स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, समीकरण नंबर 1 से। अब 1 में मान रख दो, क्या समीकरण नंबर 1 ही माना गया है, देखो पूरा इसी 1 में क्या रखना है, r का मान 0 रखना है। तो देखो a क्यूब बराबर 27 क्यूब, 27 क्यू का क्यूब प्लस r के स्थान पे 0 प्लस 27 क्यू स्क्वायर गुणे 0 प्लस 9 क्यू गुणे 0 का स्क्वायर। दिख रहा है ना पूरा। हाँ, अब देखो हम देखें क्या कि इसमें हल किए तो a क्यूब का जो मान आ गया वो आया क्या 27 क्यूब का क्यूब आ गया। बाकी देखो ये भी 0, यहाँ भी 0, बाकी 0 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9 गुणे 3 क्यू का क्यूब, लिख सकते हैं ना। अतः हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m, जहाँ यम एक पूर्णांक है और m का मान क्या रखा गया है 3q का क्यूब रखा गया। आया इतना, इसको समीकरण में मान लेंगे 2। क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। तो कहने मतलब देखो हम लोग r का मान कहाँ तक रखना होगा, 3 से छोटा तक रखना है इसमें। ये तो कह रहा है, ये समझाते हुए पहले से आ रहे हैं, 2 तक रखते हुए जाएंगे, 0 रख लिए हैं। पुनः आप समीकरण नंबर 1 में r का मान क्या रखेंगे, स्टेप दूसरा। स्टेप दूसरा में हम लोग क्या करेंगे कि r बराबर क्या के लिए लिखा देंगे, 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, तब समीकरण नंबर 1 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, a क्यूब बराबर, बच्चों देखते रहिएगा, यही है 1, यहाँ पे क्या है 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस r के स्थान पे क्या रखना है 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 27 क्यू स्क्वायर गुणे 1 हो जाएगा, और उसके बाद 9 क्यू गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए इसको और आगे हल करेंगे अगर हम लोग, तो a क्यूब
बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा। इतना हो जाएगा ना। अब इतना जब हो जाएगा तो अब देखो क्या होगा, इस सब में कॉमन क्या मिल रहा है वो चीज हम लोग को देखना है। क्योंकि हम लोग को देखो जो प्रूव करने के लिए बोला है कि किस किस रूप में कह रहा है, या तो 9m आएगा, या तो 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8। देखो 9m प्लस 1 भी कहा है और 9m प्लस 8 भी कहा है। ठीक है, यहाँ 9m भी कहा है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 तक एक आया ना। अब देखो a क्यूब बराबर इन सब में क्या कॉमन मिला, 9। तो 9 कॉमन हो गया, 9 तरीक 27 क्यू का क्यूब, 9 तरीक 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर नहीं है, क्यू है, देखो 9 क्यू है, प्लस यहाँ पे क्यू प्लस 1। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, a क्यूब बराबर 9m, इसके स्थान पे क्या रखना होगा, m प्लस 1। यहाँ पर m का मान क्या रखा गया है, 3 क्यू स्क्वायर के स्थान पे क्या, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के स्थान पे ये रखा गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो जगह नहीं है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं ऊपर, फिर आगे देखते हैं। अब तीसरा स्टेप तो हो गया, तीसरा चरण कौन सा, तब तक रखेंगे जब तक मतलब कंडीशन जो दिया हुआ है। अब कहेंगे r बराबर क्या के लिए, लास्ट जो है 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए। फिर समीकरण नंबर क्या में रखना है, 1 में। समीकरण नंबर 1 से a क्यूब बराबर, यहाँ देखो 1 में क्या है, 27 क्यू का क्यूब हो गया, प्लस r के स्थान पे 2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 27 क्यू स्क्वायर गुड़े r का मान कितना, 2 प्लस 9 क्यू गुड़े क्या है बच्चों, ये r स्क्वायर था, क्या था, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27, इसको स्क्वायर वाले के साथ में कर लेते हैं, प्लस 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, और प्लस 2 का क्यूब मतलब 4 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और 12 को इसको लिख सकते हो 9, क्या लिखा जा सकता है इसको, 2 दूना 4 है, देखो यहाँ पे 2 दूना 4 है, 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12, एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह है ना, यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका गुणे का चिन्ह है, 2 दूना 4 और 9 अट्ठे 9 चौक 36। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ये चीज देखिए, एक मिनट सॉरी, a क्यूब प्लस 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 9 चौक 36, ये होगा। अब देखो a क्यूब बराबर 27, देखो 27 क्यू हो गया, इसको क्या लिख लेते हैं, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, लिख सकते हैं इतना। अब इसमें देखो कॉमन मिल जा रहा है 9, a क्यूब 9 कॉमन हो गया, तो 9 तरीक 27 क्यू का क्यूब, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8, क्योंकि 8 में तो कॉमन मिलेगा नहीं ना। तो a क्यूब बराबर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा m, यहाँ पूर्णांक क्या हो जाएगा m प्लस 8 लिख लिया, क्योंकि m का मान क्या रख दिया, जहाँ m का मान 3 क्यू का क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू रख दिया गया। अब आप देखेंगे जब तो इसको मान लेंगे 4, इसको क्या माना जाएगा 4। अब लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 2 कामा समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का, उसमें देखो वर्ग था, यहाँ पे क्या हो गया घन 9m कामा 9m प्लस देखो 1 व 9m प्लस 8 के रूप का होता है, बस इतना आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो प्रश्नावली था 1.1 ये कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगा उसको आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही है। बच्चे ये भी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।